कैसे होगा मैं हूं कैप्टन ब्लू पायरेट और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। मैंने एपिसोड 3 का वीडियो भी आज ही डाला है तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। अगर आपने मेरे बनाए दूसरे हाउस ऑफ ड्रैगन के जुड़े एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और दूसरे गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं। ये वाला एपिसोड रियली बहुत जबरदस्त था और इसे देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 4 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है डेमन के साथ जो हेलुसिनेशन कर रहा है और हमें दिखाई देती है यंग रेनेरा जो उससे गुस्सा है क्योंकि डेमन उसे यूज कर रहा था पावर हंग्री आइडियाज के लिए। वो ये डिनाई करता है लेकिन हम जानते हैं कि वो पावर के पीछे कितना पागल है। इवन उसने सबको बोल के रखा है कि उसे योर ग्रेस कह के बुलाओ ना कि माय प्रिंस। ये क्लियरली उसके फर्स्ट एपिसोड वाले बिहेवियर को दोहराता है जो हमने पहले भी देखा हुआ है बहुत बार। ड्रीम के बाहर आने के बाद वो अपने रूम में था और उसके हाथ पे खून लगा हुआ था। साइमन बताते हैं कि रेवन आया है जिसमें बताया गया है कि सर क्रिस्टन कोल ने अटैक कर दिया है अपने होस्ट के साथ। 2 कासल्स ऑलरेडी डाउन कर दिए हैं जो है रॉसबेरी और स्टॉकवर्थ। इन लोगों ने इवन फाइट भी नहीं की, उन्होंने सीधा रैनिरा को सपोर्ट देने से मना कर दिया क्योंकि वो छोटे बच्चों की जाने लेती है। लास्ट एपिसोड में यही बात चल रही थी कि जहेरिस की डेथ का प्रॉब्लम रियली रैनिरा को फेस करना पड़ेगा इस वॉर में। जब डेमन कासल के बाहर निकलता है हमें एक ब्लैक गोट दिखाई देती है जिसका ऑफ कोर्स यूज होता है ब्लैक मैजिक करने के लिए। बहुत सारे विचेस इसका यूज करती है। एलिस डेफिनेटली कुछ कर रही है डेमन के साथ जो हमें जरूर आगे दिखाया जाएगा क्योंकि जब डेमन खड़ा हुआ तब उसके हाथों में ब्लड था। वो मिलने बुलाता है लॉर्ड टली को जो खुद नहीं आ सके। इसके बदले उन्होंने अपने ग्रैंडसन को भेजा है जो बस 15 साल का बच्चा है। डेमन उसे समझाता है कि अपने दद्दू पर एक पिलो रखकर उसे खत्म कर दे लेकिन वो काइंड ऑफ अच्छा बंदा है तो वो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करेगा। वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो या हाउस ऑफ टारगेरियन देखा जाए तो रिवर लॉर्ड्स हमेशा चूतिया ही होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। 150 साल के इतिहास में भी इनके अंदर कोई भी सुधार नहीं आया, फिर भी ये इतने बड़े लॉर्ड्स कैसे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे डेमन इनसे पक चुका है, वो जानता है कि इनसे अच्छा तो इनके जो नीचे लॉर्ड्स हैं वो बढ़िया है, इसलिए वो सीधे ब्लैकवुड्स को इनवाइट करता है जो उन्हें ज्वाइन करेंगे। ड्रिफ्ट मार्क में रेनीस मिलती है एलन से जो बास्टर्ड सन है कॉर्लिस का। ये काइंड ऑफ रिवील हो चुका है कि वो उसी का सन है लेकिन कॉर्लिस मानने को तैयार नहीं है। किंग्स लैंडिंग के अंदर ग्रैंड मिस्टर मिलने आते हैं एलिसेंट से और उसके पास पोशन है जो दिया जाता है सेक्स के बाद ताकि वुमेन प्रेग्नेंट ना हो। ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है वेस्ट्रोस का जिसे हमने इससे पहले भी देखा है जब रैनिरा और क्रिस्टन ने सेक्स किया था। एलिसेंट यहाँ दिखाती तो ऐसा है कि किसी और के लिए इसे बनाया गया है लेकिन वो उसे खुद पी जाती है। अब ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये ड्रिंक सेक्स के बाद दिया जाता है, एक नाइट के तुरंत बाद उसे लेना होता है जबकि क्रिस्टन कोल की आर्मी बहुत ही दूर निकल चुकी है। क्या हम ये मान सकते हैं कि एलिसेंट किसी दूसरे के साथ भी छई छपाछई कर रही है? अगर ऐसा है तो रियली देखने में काफी मजा आएगा कि वो कितने हद तक नीचे गिर सकती है, वो भी रैनिरा के सामने कंपैरिजन रखते हुए। ब्लैक काउंसिल अभी भी डिसैरी में है और उनको मालूम नहीं है कि उनकी क्वीन कहां पर है। वो चाहते हैं जल्दी डिसीजन लिए जाए क्योंकि ऑफ कोर्स उनके कासल पे भी स्ट्राइक होना शुरू हो चुका है। क्रिस्टन कोल ने डंकन डेल पर स्ट्राइक की क्योंकि रैनिरा के लॉर्ड कमांडर सर स्टीफन ड्राकेन यहीं से हैं और उनके फादर वहां के लॉर्ड हैं। उन्हें चांस दिया गया कि वो एगोन को ज्वाइन कर ले लेकिन वो नहीं करते और नॉर्दर्न स्टाइल में उन्हें बिहेड किया जाता है। यहाँ वो क्रिस्टन कोल के लिए एक स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं। एक्चुअली ये वर्ड आपको बहुत ही सही लग रहा होगा किंग मेकर, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से गाली है। देखा जाए तो अगर आप एक राइटफुल किंग है तो आपको किंग मेकर की कोई जरूरत नहीं है। किंग मेकर की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप राइटफुली उस पोजीशन के लायक नहीं है। अगर आप एग्जांपल ले रैनिरा का तो उसे किंग मेकर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर ने ही उसे अपॉइंट किया है, वो डायरेक्टली क्वीन बनेगी। जबकि एगोन के साथ ऐसा नहीं है, वो राइटफुल हेयर नहीं है इसीलिए उसे किंग मेकर्स की जरूरत पड़ती है। और ये काइंड ऑफ डिमीनिंग है कि एक किंग को बनने के लिए उसे अपने से भी लोअर लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। डस्कन डेल को डाउन करने के बाद इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग हैरन हॉल जाएंगे लेकिन
क्रिस्टन कोल कुछ अलग ही डिसीजन के साथ सामने आता है। वो सीधा नॉर्थ ईस्ट के लिए निकल लेते हैं जहां पर फोर्ट्रेस है रूक्स रेस्ट का। ये कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, ना ही कोई पावरफुल कासल है, पर वो लोग सिर्फ वहां पर अटैक करेंगे क्योंकि ये फोर्ट्रेस सीधा रेनेरा के साइड है। किंग्स लैंडिंग में पता चल चुका है कि हैरनहॉल डेमन के अंडर है, इसीलिए एगोन काफी नाराज था, लेकिन एमन उससे खुश है। वो चाहता है कि हैरनहॉल पर डेमन ऑक्यूपाइड रहे क्योंकि वो कासल वैसे भी एकदम बेकार था। रियली में इस वॉर के अंदर अगर डेमन डिस्ट्रैक्टेड रहा तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा कासल्स अपने नाम करेंगे, जबकि डेमन सिर्फ एक ही कासल को लेकर बैठा रहेगा। देखा जाए तो एगोन इससे एग्री नहीं करता, लेकिन डेमन बता देता है कि उन्होंने इस प्लान पर बहुत ही पहले ही सोच विचार कर लिया था और उसे अब किंग के ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है, जो एगोन को रियली पसंद नहीं आया। वो काउंसिल में तो कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसे बराबर वलेरियन नहीं आती, इसीलिए वो सीधा अग्री करके बैठ जाता है। डेमन मिलता है एलिस रिवर्स से, जो विच है हैरनहॉल की। वो उसे बताती है कि कैसे उसके पावर हंग्री आइडियाज के कारण वो सब कुछ डुबा देगा, प्लस वो उसे एक पोशन देती है जिससे पीने के बाद वो सीधा नेक्स्ट डे मीटिंग में उठता है। यहाँ वो मिलता है विलियम ब्लैकवुड से। यस, ये वही बंदा है जिसने सीजन 1 में एक बंदे का पेट फाड़ दिया था सिर्फ एक छोटी सी इंसल्ट का आंसर देने में। ये काफी बड़ा हो चुका है और उसका सन एक्चुअली में बेंजिकोट ब्लैकवुड है, जिससे मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था। वो खुद भी उसके बारे में बात करता और मेरे ख्याल से हमें कुछ एपिसोड्स के बाद वो जरूर दिखाई देगा। एगोन पक चुका है अपने काउंसिल से, कोई उसकी बात नहीं मानता, इसलिए वो जाता है अपने मदर के पास। वो बस इतना चाहता था कि लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे क्योंकि वो किंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एलिसेंट उसे समझाती है कि उसे कुछ नहीं आता। एगोन को कभी भी प्रिपेयर नहीं किया गया, ना ही उसे वॉरफेयर आता है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसे बस लोगों की सलाह पर काम करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। आई गेस वो इस बात को काफी सीरियसली ले लेता है क्योंकि इसके बाद वो सीधा अपने ड्रैगन से मिलने गया। क्रिस्टन यहाँ प्रिपेयर करता है एम्बुश के लिए। वो लोग फोर्ट्रेस पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ग्वेन हाईटावर मना करता है। अब इसका एक स्ट्रेटेजिक रीजन है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि क्रिस्टन शराब पी रहा था क्योंकि ये जरूरी है इस मिशन के लिए। मैं समझाता हूँ। ये लोग अभी रूक्स रेस्ट में, जो मैप में इधर लोकेटेड है। बे के उस साइड ड्रैगन स्टोन है जहां पर लगभग 6 ड्रैगन्स मौजूद हैं। भले राइडर्स कम हो, लेकिन यहाँ पूरी पार्टी मौजूद थी। इनकेस वो लोग फुल पावर से हमला करे तो इनके बम्बू लग जाएंगे और ये काफी बड़ा रिस्क है, लेकिन क्रिस्टन ये लेने के लिए रेडी था। क्वीन रैनेरा आ चुकी है ड्रैगन स्टोन, यहाँ उसे पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है और काइंडा सब एंग्री थे कि वो किंग्स लैंडिंग बिना बताए चली गई। अब उन्हें डिसीजन लेना था अपने एलाइज को बचाने का, जो वो डेफिनेटली लेती है और खुद ड्रैगन के साथ फाइट करने जाएगी रूक्स रेस्ट में। लेकिन जेस इससे एग्री नहीं करता। वो खुद भी ड्रैगन लेके जा सकता है, लेकिन रैनेरा नहीं मानती। आफ्टर ऑल वो क्वीन है तो उसी के ऑर्डर्स चलेंगे। ये नोक जोक चली रही थी कि रैनीस डिसीजन देती है कि वॉर लड़ने वो खुद जाएगी क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। रैनेरा सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर रिवील करती है जेस को और उसे समझाती है कि वॉर जीतना उनके लिए कितना जरूरी था। रैनीस अपने ड्रैगन मेलिस से मिलती है, जो बाय रैंकिंग 4th लार्जेस्ट अलाइव ड्रैगन है। अभी के हिसाब से पहले नंबर पे वेगार आता है, दूसरे पे वर्मिथोर और तीसरे पे क्रैक्सिस, 4th पे जैसे मैंने कहा मेलिस। सेम ऑपोजिट साइड पर एगोन भी रेडी होता है अपने ड्रैगन सनफायर के साथ, जो काफी स्वीट है। हमें एक लिटिल मूवमेंट दिखाया जाता है ड्रैगन राइडर्स और उनके ड्रैगन्स के बीच, जो काफी क्यूट था। यहाँ रूक्स रेस्ट में बैटल शुरू हो चुकी है। डिफेंडर्स ने बढ़िया कमान संभाल रखी थी और उन्हें सपोर्ट करने आ चुकी है मेलिस। ये रियली एक जबरदस्त बैटल हंग्री ड्रैगन है जिसने आते ही फील्ड ऑफ फायर जैसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी है। Aegon and his sisters took flight and unleashed their dragons not on the soldiers, but on the dry fields all around them. The iron fists unclenched and became a hand outstretched for mercy. वैसे ही रैनिया जिंदा जलाना शुरू करती है इन लोगों को, जो देख के रियली मजा आ गया। क्रिस्टन कोल का प्लान यही था क्योंकि जैसे ही मेलिस ने स्ट्राइक की उसने सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया और यहीं पास में छिपा हुआ था एमन। वो लोग एकदम गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज करके छुपा देते हैं दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन वेगार को। एमन हमले के लिए रेडी था, लेकिन उससे पहले सनफायर दिखाई दिया, जो ड्रंक किंग एगोन का ड्रैगन है।
यहाँ दोनों आमने सामने गए और रेनिस ने सीधा स्ट्राइक किया एगोन को, जो उसके लिए एकदम मामूली बात थी। सनफायर लुक वाइज बढ़िया ड्रैगन है, लेकिन उसने कभी भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं लिया। इसी सिचुएशन के कारण मैटर काफी हाथ में से चली गई और ड्रैगन ने बहुत सारे वुंड्स फेस किए, जबकि मेलिस एकदम सही सलामत थी। इस पॉइंट पर मुझे क्लियरली लग रहा था कि एगोन मारा जाएगा, पर तभी एंट्री होती है वेगार की, जो अपने भाई को मारने की ट्राई करता है। एमन क्लियरली समझ चुका है जब तक ये चूतिया जिंदा है उनका कुछ भी भला नहीं होने वाला है, इसीलिए वो उसे मार दे के ही वॉर जीतना चाहता है। लेकिन उसके अटैक में सनफायर की हालत काफी बिगड़ गई। सनफायर की हालत बहुत खराब थी, वो आधा जल चुका था, उसका एक पंख फाड़ दिया गया था और उसका खून जब जमीन पर पड़ा तब उसने अपने खुद के सोल्जर्स को इंजर्ड कर दिया, क्योंकि ड्रैगन्स का खून काफी गर्म होता है। हैवी स्ट्राइक के कारण वो सीधा जंगलों में जा गिरता है। क्रिस्टन कोल दूर से ही इसे देख लेते हैं और अपने किंग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि रेनिस वापस मुड़कर फाइट करने आती है। इन दोनों की फाइट एकदम क्लियर थी, कौन जीतेगा रेनिस भी जानती थी, लेकिन वो ट्राई कर रही थी वेगार को इंजर्ड करने की। उसे पता था वो अकेले दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को डिफीट नहीं कर सकती, लेकिन वो ट्राई कर रही थी उसे सीरियस इंजर्ड करने की, ताकि कोई दूसरा ब्लैक ड्रैगन उसे मार सके। यहाँ पर आपको दाद देनी पड़ेगी क्वीन हु नेवर वॉज रेनिस की, जिसने बैटलफील्ड पर कमाल कर दिया। डेफिनेटली वसेरियस के जगह इसे क्वीन बनाया होता तो ये काफी बढ़िया रूल करती, लेकिन क्या करे, उसकी मौत काफी दर्दनाक हालत में होती है, लेकिन वो अपने ड्रैगन को नहीं छोड़ती। जब क्रिस्टन कोल पहुंचता है सनफायर के पास, तब उसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे मैंने कहा, उसका एक पंख टूट चुका था और एगोन की बॉडी उसके नीचे दफन पड़ी थी। मेरे ख्याल से अगर क्रिस्टन यहाँ पर ना आता तो एगोन मारा जाता, क्योंकि डेफिनेटली इस मिस्टेक के बाद एमन उसे खत्म कर देना चाहता था। देखा जाए तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जिंदा रहे या ना रहे, सारी कमांड एमन के हाथ में आ जाएगी न। और मेरे ख्याल से इसी कारण से हर एपिसोड भयंकर होने वाला है, तो उसके लिए ट्यून इन रहना। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।